नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दिल्ली का नामी हंसराज कॉलेज, जहाँ पढ़ाई के आखिरी साल में स्टूडेंट्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। हॉल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ग्रैंड इवेंट में आ गए हो। डांस फ्लोर पर म्यूजिक बज रहा था, जहाँ कुछ लोग अपनी आखिरी पार्टी का जमकर मजा ले रहे थे। डीजे ने माहौल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया था। लाइट्स की चमकती किरणें हॉल में इधर उधर घूम रही थी और बीच बीच में लोगों की हूटिंग की आवाजें गूंज रही थी। हॉल के दूसरे कोने में लोग खाने पीने में मशगूल थे। बड़े बड़े टेबल्स पर हर तरह के पकवान सजे थे। कुछ लोग अपनी प्लेट भरकर खाने का आनंद ले रहे थे, तो कुछ दोस्त अपने अपने ग्रुप में बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। स्टेज पर कॉलेज के प्रोफेसर खड़े थे, जो स्टूडेंट्स को उनकी आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। बीच बीच में किसी का नाम अनाउंस होता और उन्हें फिर स्टेज पर बुलाया जाता। बेस्ट परफॉर्मर जैसी ट्रॉफी दी जाती उन्हें। इसी शोरगुल और हंसी मजाक के बीच एक कोने में 5 दोस्त अपने टेबल पर बैठे थे। विवेक, रोहित, अनिकेत, फैजल और साक्षी। ये पांचों बचपन के दोस्त नहीं थे, लेकिन कॉलेज के 3 सालों में इनका ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका था कि अब बिछड़ने का ख्याल भी अजीब लग रहा था। 3 साल पहले जब ये कॉलेज में आए थे, तब सब अजनबी थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अभी एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रोहित ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर हंसते हुए बोला, भाई, यह फेयरवेल पार्टी किसी शादी से कम नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर अनिकेत ठहाका लगाते हुए बोला, सच में यार, बस यहाँ बारात और बैंड बाजे की ही कमी है। सब जोर से हंस पड़े। फिर विवेक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हंसी ठिठोली तो हो ही रही है, लेकिन सच कहूं तो अब डर भी लग रहा है। साक्षी ने चौंकते हुए पूछा, डर? पर किस बात का? विवेक ने धीरे से कहा, यार, अब तक की जिंदगी एकदम आसान थी। क्लास अटेंड करना, नोट्स बनाना, कैंटीन में घंटों बैठना और आखिरी रात में पढ़ाई करके पास हो जाना। लेकिन अब असली जिंदगी शुरू होगी। जॉब ढूंढनी होगी, करियर बनाना होगा। सच कहूं तो थोड़ा घबराहट हो रही है। साक्षी ने सिर हिलाया। सच कहा विवेक तुमने। अब सब अपनी अपनी राह पर चले देंगे। कोई दिल्ली में रहेगा, कोई किसी दूसरे शहर चला जाएगा। फिर इस तरह दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। फैजल, जो अब तक चुप बैठा था, अचानक बोल पड़ा, अबे इतना इमोशनल मत हो। जब चाहे मिल लेंगे। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल किस दिन के लिए बने? हाँ, अनिकेत ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, ग्रुप चैट कभी भी बंद नहीं होगी हमारी। इतना कहते ही सबने अपने अपने फोन निकाले और ढेर सारी सेल्फी खींचनी शुरू कर दी। कोई पागल बनकर पोज दे रहा था, तो कोई सीरियस बनकर फेस बना रहा था। हर कोई चाहता था कि ये पल कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। स्टेज पर से अचानक अनाउंसर की आवाज आई, अब हमारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के कुछ अनुभव साझा करेंगे। सब लोग तालियां बजाने लगे। साक्षी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और शरारती अंदाज में बोली, चलो हम भी स्टेज पर जाकर कुछ बोलते हैं। विवेक ने झट से मना कर दिया, अबे रहने दे, मेरी स्पीच से पहले ही लोग सो जाएंगे। सब जोरों से हंसने लगे। इस फेवरेट पार्टी में हंसी खुशी के बीच एक अनकहा दर्द भी छिपा था, क्योंकि ये आखिरी मौका था जब वे इस तरह एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जिम्मेदारी के। रात ढल रही थी, लेकिन किसी का मन नहीं हो रहा था पार्टी छोड़कर जाने का। दिल कह रहा था कि समय यही रुक जाए और ये लम्हे हमेशा के लिए ठहर जाए। पार्टी के बीच हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा उनकी तरफ आया। अमित। अमित उनका सीनियर था और कॉलेज में उसकी पहचान एक बेहतरीन राइटर के रूप में थी। खासकर हॉरर स्टोरीज लिखने में उसकी गहरी रुचि थी। उसकी कहानियां इतनी डरावनी होती थी कि पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई बार तो प्रोफेसर भी उसकी कहानियों को तारीफ कर चुके थे। अमित की खासियत थी कि वो सिर्फ कहानियां गढ़ता नहीं था, बल्कि उनके पीछे की रियल घटनाओं और लोक कथाओं की पूरी रिसर्च भी करता था।
तो अमित के आते ही अनिकेत ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हाल है अमित भाई? अमित ने हल्की मुस्कान दी और बोला, बढ़िया भाई, लेकिन इस बार मैं जिस कहानी पर काम कर रहा हूं वो अब तक की सबसे डरावनी स्टोरी है। भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है। अबे फिर से कोई भूत प्रेत वाली स्टोरी? फैजल ने मजाक के अंदाज में कहा और बाकी सब भी हंस पड़े। लेकिन अमित की मुस्कान हल्की रहस्यमयी थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं भानगढ़ के ऊपर लिख रहा हूं। भानगढ़? साक्षी ने हैरानी से पूछा, ये कौन सी जगह है? अमित ने उसकी तरफ देखा और आवाज धीमे करते हुए बोला, यार, तुम लोगों ने सच में भानगढ़ का नाम नहीं सुना? यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुक सकता। रोहित, जो अब तक मजाक उड़ा रहा था, अब थोड़ा गंभीर हुआ। सच में? मतलब वहां सच में कुछ है? अमित ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, कहते हैं वहां आज भी एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जिसने मरने से पहले पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। साक्षी ने अनजाने में अपने दोनों हाथ रगड़ लिए, शायद घबराहट में। भाई ये सब बकवास है, विवेक ने हंसते हुए कहा। मगर अमित की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने विवेक की ओर देखा और धीरे से कहा, बकवास? तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस ही नहीं लौटे, और जो लौटे भी वो किसी न किसी भयानक घटना का शिकार हुए हैं। अब तक फैजल इस बातचीत को मजाक समझ रहा था, लेकिन अमित के इस दावे पर उसने संदेह भरी नजरों से पूछा, मतलब वहां जाने से लोग गायब हो जाते हैं? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। गायब नहीं भी हुए तो मानसिक रूप से कुछ तो हो ही जाता है। कुछ लोग लौटने के बाद अजीब अजीब चीजें देखने लगे, कुछ की जिंदगी में लगातार हादसे होते रहे, और कुछ तो सीधे मौत के मुंह में चले गए। अब तक सभी दोस्त गंभीर हो चुके थे। रोहित ने साक्षी की ओर देखा और अब थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। फैजल ने थोड़ा सहज होने के लिए हंसते हुए कहा, अबे छोड़, ये सब बस फालतू की कहानियां हैं। लेकिन अमित की आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात को हल्के में ले रहे हो, लेकिन इस जगह के बारे में सरकार ने भी साफ हिदायत दे रखी है कि वह रात में कोई भी ना जाए। इस बात पर सब चौंक गए। मतलब? अनिकेत ने पूछा। अमित ने अपनी जेब से फोन निकाला और गूगल पर कुछ सर्च किया, फिर स्क्रीन सबके सामने रखते हुए बोला, सरकारी नोटिस देख लो। भानगढ़ किले में सूरज ढलने के बाद प्रवेश निषेध है। अगर कोई रात में यहां जाता है तो उसके अपनी रिस्क पर, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साक्षी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मतलब वहां कुछ तो जरूर है। अब तक ये बातचीत एक साधारण मजाक लग रहा था, लेकिन अब उस सब के मन में भानगढ़ को लेकर एक अनजाना सा खौफ और जिज्ञासा दोनों पैदा हो चुके थे। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक मजाक था। भले ही अमित कितनी भी गंभीर बातें कर रहा था, लेकिन अब भी फैजल और विवेक इसे सिर्फ एक लोक कथा ही मान रहे थे। रात में जब पार्टी खत्म हो गई तो ये पांचों दोस्त अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनके दिमाग में अब भानगढ़ का नाम अटक गया था। यार, ये भानगढ़ वाली बात सोचकर ही मजा आ रहा है। अनिकेत ने ग्रुप में मैसेज भेजा। सही कह रहा है, क्यों ना वहां घूम कर आया जाए, देख तो ले कि सच में वहां कुछ होता भी है या नहीं। रोहित ने कहा, हाँ, वैसे भी हम लोग कहीं ट्रिप प्लान कर ही रहे हैं तो। विवेक ने उत्साह से कहा। फिर क्या था, सबने गूगल पर भानगढ़ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। जगह की पुरानी कहानियां, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, हर जगह यही लिखा था कि वहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। लेकिन इन दोस्तों को अब और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। उन्होंने आपस में तय किया कि अगले वीकेंड पर हम भानगढ़ का ट्रिप प्लान करेंगे। अगले हफ्ते की शनिवार की सुबह अनिकेत, फैजल, विवेक, साक्षी और रोहित, ये पांचों अपने बैग पैक कर चुके थे। भानगढ़ जाने का फैसला हो चुका था। चलो दोस्तों,
आज हम इंडिया की सबसे डरावनी जगह पर कदम रखने वाले हैं, विवेक ने एक्साइटमेंट में कहा और कार की चाबी घुमा दी। गाड़ी स्टार्ट होते ही फैजल ने सबसे पहले म्यूजिक ऑन कर दिया। अरे भूतों की जगह जा रहे हैं तो माहौल भी वैसा ही होना चाहिए ना, उसने हंसते हुए कहा और गाड़ी में बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक बजाने लगा। रास्ता लंबा था लेकिन बोरियत का सवाल ही नहीं था। मस्ती, मजाक, गाने और हल्के फुल्के डरावने किस्से, यही सब उनकी यात्रा का हिस्सा थे। अबे सच में भानगढ़ आने का हमारा प्लान सही है ना? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ अलग एडवेंचर तो होना ही चाहिए जिंदगी में ना, अनिकेत ने जवाब दिया। लगभग दोपहर के 2 बजे दूर से ही उन्हें किले की झलक दिखने लगी। ऊंचे ऊंचे किले की टूटी फूटी दीवारें, उसके चारों तरफ फैला एक अजीब सा वीरान माहौल, जैसे सदियों से वहां कोई न गया हो। किले के नजदीक पहुंचते ही सबसे पहले उनकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। विवेक बोर्ड पढ़ते ही हंस पड़ा। अबे इतना डर क्यों फैला रखा है, उसने मजाक में कहा। अरे भाई, सरकार ने भी बोर्ड लगाया है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही, फैजल ने हल्की गंभीरता से कहा। पर बाकी लोग इस बात को ज्यादा तवज्जो देने का मूड में नहीं थे। जैसे ही वो किले के अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ बस खंडर ही खंडर दिख रहे थे। टूटी फूटी हवेलियां, उजड़े हुए मंदिर और सबसे डरावनी बात, एक गहरा सन्नाटा। वहां कोई नहीं था, बस कभी कभी हवा के साथ टूटे हुए खंभों के बीच से सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। भाई, ये जगह सच में डरा रही है, रोहित ने धीरे से कहा। पर बाकी लोगों को तो डर जैसी कोई चीज ही महसूस नहीं हो रही थी। रानी रत्नावती जी, आप कहाँ हो? विवेक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अबे धीरे बोल, फैजल ने उसे टोका। क्यों, क्या तू डर गया? विवेक ने हंसते हुए उसे छोड़ा। अब माहौल पूरी तरह मजाक में बदल चुका था। सबने हंसी मजाक में भानगढ़ के श्राप और तांत्रिक की कहानी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो कोई पुरानी हवेलियों के अंदर जाकर हंसी मजाक कर रहा था। रानी रत्नावती जी, अगर आप सच में हो तो हमारे सामने आओ, हमें आपके दर्शन करने हैं, अनिकेत ने ऊंची आवाज में कहा। फिर सबने हंसते हुए चिल्लाया, दिल्ली चलो हमारे साथ रानी जी। तभी एक अजीब सी हवा चली। भाई, ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे चलने लगी? रोहित ने थोड़ा असहज होकर कहा। फैजल ने इधर उधर देखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किले के एक टूटी हुई खिड़की से कोई झांक रहा था। पर जब उसने गौर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अबे चलो अब यहां से निकलते हैं, उसने घबरा कर कहा। तभी गार्ड्स की आवाज आई, अंधेरा होने वाला है, जल्दी बाहर जाओ, जगह खाली करो। फिर वे सब वापस गाड़ी में बैठे और दिल्ली की ओर लौटने लगे। लेकिन भानगढ़ उन्हें छोड़ने से पहले अपना असर छोड़ चुका था। रास्ते में सबने खूब मजाक किया, लेकिन अनजाने में उनके साथ कुछ और भी था, एक अदृश्य डर, जिसका एहसास उन्हें जल्द ही होने वाला था। दिल्ली लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन से सब अजीब घटनाएं होने लगी। अगली ही सुबह विवेक का फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चमक रहा था, रिया। अरे वाह, इतनी सुबह याद आ गई मेरी, उसने हंसते हुए कॉल उठाया। पर दूसरी तरफ की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। विवेक, अब और नहीं, हम बस अब साथ नहीं रह सकते। विवेक को लगा कि शायद वो मजाक कर रही है। अबे ये कैसा जोक है, ऐसे सुबह सुबह मत डराया कर पागल। पर रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं सीरियस हूं विवेक, बस मुझे अब और कुछ नहीं कहना। फिर रिया ने फोन काट कर विवेक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। विवेक तो हक्का बक्का रह गया। 10 साल का रिश्ता, बिना कोई ठोस वजह, बस खत्म। क्यों, कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज तो बॉस मेरी प्रेजेंटेशन देखकर खुशी हो जाएंगे, रोहित ने खुशी खुशी अपने ऑफिस की ओर जाते हुए कहा।
उसका बॉस उसे हमेशा कहता था कि वो मेहनती और काफी टैलेंटेड है, लेकिन जब वो कैबिन में पहुंचा तो बॉस का चेहरा गंभीर था। रोहित, कंपनी को कुछ पोजीशन हटानी पड़ रही है और मुझे अफसोस है, साथ में तुम्हारी भी। रोहित को लगा कि ये कोई गलती होगी, पर सर मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी रही है इस साल। मुझे अफसोस है रोहित, पर यह अब फाइनल है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छी खासी नौकरी बिना किसी गलती के बस एक पल में छिन गई। अगली शाम को अनिकेत अपनी बाइक पर बाहर निकला। उसके मन में अब भी भानगढ़ वाली ट्रिप की यादें घूम रही थी। यार क्या मजा आया था वहां, उसने खुद से कहा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी एक धुंधली सी परछाई अचानक से सड़क पर बाइक के सामने आई। अनिकेत ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बाइक पूरी तरह फिसल गई। वो घिसटता हुआ दूर जा गिरा, हाथ पैर छिल गए, सिर पर चोट लगी और बाइक पूरी तरह टूट चुकी थी। लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए आगे आए। भाई इतनी तेज क्यों चला रहा था, किसी ने पूछा, पर अनिकेत बस एक ही चीज सोच रहा था, सामने वो सफेद चीज क्या थी। और फैजल को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे लगता कि कोई औरत उसके कमरे में खड़ी है। एक रात उसने सपने में देखा, उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। कोई अंदर आ रहा था। एक लंबी चमकीली साड़ी में लिपटी हुई एक औरत, गहने आभूषणों में लदी हुई। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली। उसने धीमी डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारा। फैजल पसीने पसीने होकर तड़प कर उठ गया। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी यहां से गया हो। साक्षी बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन भानगढ़ से लौटने के तीसरे ही दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। शरीर बुरी तरह तप रहा था। डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रिपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ रही है, डॉक्टर ने हैरानी से कहा। साक्षी की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। तेज बुखार, आंखों के नीचे काले धब्बे और लगातार कमजोरी। उसकी मां बेहद घबराई हुई थी। इतना इलाज करवाया, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। उन्होंने चिंता से कहा, लेकिन साक्षी के पापा, जो खुद एक जाने माने पंडित थे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। रात को जब साक्षी अपने बिस्तर पर लेटी थी, पंडित जी उनके पास गए। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुमने हाल ही में कोई ऐसी जगह देखी थी जो भूतिया हो? साक्षी चौंक गई। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन पंडित जी ने उसकी आंखों में सीधा देखा और बोले, बेटा, मुझे सच बताओ, तुमने कोई गलती की है और अब उसका असर दिख रहा है। साक्षी ने थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार सब कुछ बता दिया। भानगढ़ का सफर, किले में हंसी मजाक, शराब की बीते उड़ाना, बातें उड़ाना। फिर पंडित जी एक गहरी चिंता के साथ बिस्तर से उठे। ये मामला हमारे बस का नहीं, हमें किसी बड़े साधक की मदद लेनी होगी। अगली सुबह पंडित जी साक्षी को लेकर एक अघोरी बाबा के पास पहुंचे। अघोरी बाबा एक गांव के घने जंगल के किनारे एक छोटे आश्रम में रहते थे। जब पंडित जी ने पूरी बात बताई तो अघोरी चुपचाप बैठ आंखें बंद करके बैठे रहे। कुछ पल बाद उन्होंने माथे पर भस्म लगाया और धीरे से कहा, पंडित जी, इन लोगों पर भानगढ़ का श्राप लग चुका है। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। कोई उपाय है बाबा? अघोरी ने आंखें खोली। है, लेकिन आसान नहीं होगा। इन पांचों को एक विशेष पूजा में बैठना होगा, और जब तक हवन पूरा नहीं होता कोई हिलेगा नहीं, वरना श्राप पूरी तरह नहीं कटेगा। तो अगली रात साक्षी, विवेक, फैजल, अनिकेत और रोहित सबको पूजा में बैठने के लिए कहा गया। अघोरी बाबा ने हवन कुंड के चारों तरफ भस्म और रुद्राक्ष की माला बिछाई। कोई भी इस रेखा को पार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पूजा शुरू हुई। जैसे ही अघोरी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा अचानक भारी हो गई। हवन की आग तेज लपटों में बदल गई। फैजल को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखा है। रोहित को कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी।
अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। साक्षी की आंखें बंद थी, लेकिन उसका शरीर तेजी से कांप रहा था। विवेक ने डर कर आंखें खोली। हवन कुंड की आग में परछाई झलक रही थी। अघोरी बाबा ने अपना अचानक तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, हवा में एक भारी बोझ महसूस होने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आग धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हवा फिर से हल्की हो गई। अघोरी बाबा ने आंखें खोली और कहा, श्राप अब टल चुका है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में कभी मत करना। ऐसी ताकतें मजाक के लिए नहीं होती। पांचों दोस्तों ने गहरी राहत की सांस ली। पूजा के बाद सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। फिर सब अपने अपने घर वापस लौट आए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।